नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज अपडेट में। मेरा नाम है सिद्धांत त्रिपाठी। रुक करते हैं खबरों की ओर, जहां मसूरी में उत्तराखंड क्रांति दल के संरक्षक त्रिवेंद्र सिंह रावत ने एक प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने दावा किया कि 2027 में उनकी पार्टी प्रदेश में पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी और सत्ता में आते ही 24 घंटों के भीतर गैरसैंण को स्थायी राजधानी घोषित कर देगी। वहीं उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के यूनिफॉर्म सिविल कोड के प्रस्ताव पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। इसे उत्तराखंड की जनता के लिए उन्होंने अभिशाप बताया। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी इसका पुरजोर विरोध करेगी और 21 दिसंबर को हल्द्वानी में अपनी तांडव रैली का आयोजन भी करेगी। देखिए, प्रधानमंत्री अगर यूसीसी की तारीफ कर रहे हैं तो उनको गुजरात में सबसे पहले गुजरात में लागू करना चाहिए ना। ये प्रयोग हमारे यहाँ क्यों हो रहा है? जहाँ जहाँ उनकी सरकार है पहले वहाँ लगाए ना। जब सारे स्टेटों में लागू हो जाएगा उसके बाद यहाँ लगाए ना। पहले अपने स्टेटों में लगाए। ये उत्तराखंड को प्रयोगशाला क्यों कर रखी? ये यूसीसी जो है हमारे उत्तराखंड को खत्म करने की साजिश हो रही है और इस यूसीसी के पीछे जो रणनीति है उनकी मूल निवास और भू कानून को, उसकी अवधारणा को ही समाप्त करना है। उसमें साफ है, मेरे पास 201 पेज में उसे इंटरनेट से मैंने लाया है और उसमें एक दो चीजें इतनी खतरनाक है हमारे लिए कि जो व्यक्ति, जो नागरिक, चाहे उत्तर प्रदेश से आएगा चाहे बांग्लादेश से आएगा, अगर वो 1 साल यहाँ रहता है तो वो अस्थायी निवास घोषित हो जाएगा और अस्थायी निवास होने का मतलब है वो हमारे बराबर उसको अधिकार हो जाएगा। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव के लिए 20 नवंबर को मतदान होना है। सभी दलों के प्रत्याशी चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। बीजेपी और कांग्रेस के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। दोनों ही पार्टियां अपनी जीत का दावा कर रही हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र में पार्टी ने सभी वरिष्ठ नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी है। वहीं उन्होंने कांग्रेस पर भी निशाना साधा है। और वहाँ पर हमने अनुसूचित जाति का एक बड़ा सम्मेलन करने का निश्चय किया है। उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी की सहभागिता रहेगी। उसके बाद महिलाओं का सम्मेलन और हमारे जो पूर्व सैनिक है इनके सम्मेलन की कड़ी हमने बनाई भी है। हमारे जो हमने अलग अलग विधानसभाओं में उस विधानसभा के मंडलों में जिन मंत्रियों को लगाया गया था वो सब मंत्री अपने काम में लगे हुए हैं। इस बीच हमारे सारे सांसद पूर्व मुख्यमंत्री के कार्यक्रम की रचना में बनाई है, जो गांव गांव जाकर इन एक सप्ताह के अंदर 18 तारीख तक के प्रचार तक के लिए सब लोग काम करने वाले। वहीं निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस ने जिताऊ प्रत्याशी को टिकट दिए जाने को लेकर मंथन भी किया, जिसमें कि लालकुआं नगर पंचायत चुनाव में 13 उम्मीदवारों ने चेयरमैन पद के लिए अपनी दावेदारी पेश की। इस दौरान कांग्रेस विधायक और नैनीताल निकाय चुनाव प्रभारी गोविंद सिंह कुंजवाल ने अंबेडकर पार्क में बैठक आयोजित करते हुए कांग्रेस से चेयरमैन पद की दावेदारी पेश करने वाले प्रत्याशियों से गहन मंथन कर राय शुमारी ली। साथ ही कांग्रेसियों को संदेश देते हुए जिसको भी टिकट मिले उसे एकजुटता के साथ निकाय चुनाव लड़ाए जाने के साथ ही जिताऊ प्रत्याशी की कांग्रेस पृष्ठभूमि को भी जाना। मैं ये कोशिश करूंगा कि जिसकी पृष्ठभूमि कांग्रेस की विचारधारा शुरू से आज तक कांग्रेस के प्रति रही हो, जो सक्षम भी हो और काम कर सकता हो, जिसके बारे में अधिकांश लोग बताएंगे भी कि जीत सकता है, और हर स्तर पर हम पहुंचने का प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे हर क्षेत्र में लोगों से, और ऐसा प्रत्याशी आगे भेजेंगे जो इनको टिकट मिल सके। मसूरी में भाजपा मसूरी मंडल ने संगठन पर्व और संगठनात्मक चुनाव 2024 को लेकर कार्यशाला का एक आयोजन किया, जिसमें कि मुख्य अतिथि मसूरी मंडल प्रभारी रतन सिंह चौहान ने दीप प्रज्वलित कर कार्यशाला का शुभारंभ किया। इस मौके पर मसूरी मंडल प्रभारी ने सभी बूथों में संगठन को लेकर किए गए कार्यों की समीक्षा की। साथ ही सक्रिय कार्यकर्ताओं की सूची पर विचार विमर्श भी किया गया। उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं से आगामी नगर निकाय चुनाव को लेकर सभी तैयारियां पूरी करने के निर्देश भी दिए हैं। मसूरी विधानसभा के मसूरी नगर मंडल की एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यशाला यहाँ पर आयोजित की जा रही है और इस कार्यशाला में जो पहले प्राथमिक सदस्य बने भारतीय जनता पार्टी के, उसके बाद सक्रिय सदस्य बने हैं, उन सक्रिय सदस्यों तक की यहाँ पर आज एक तरह से मॉनिटरिंग की जाएगी, जानकारी ली जाएगी कि मसूरी मंडल में हमारे कितने सक्रिय सदस्य बने। इसके बाद जैसा कि संगठन ने हमें निर्देशित किया है कि 11 नवंबर से हमारे संगठन के प्राथमिकी चुनाव प्रारंभ हो जाएंगे। मसूरी विधानसभा के मसूरी नगर मंडल नैनीताल में 11 करोड़ रुपए की लागत से नैना देवी मंदिर का सौंदर्यीकरण किया जाएगा
और इस परियोजना के तहत मंदिर के आसपास की 13 दुकानों को शिफ्ट किया जाएगा और पंत पार्क से मंदिर तक फुटपाथ सहित अन्य कार्यों को बेहतर भी किया जाएगा। लोक निर्माण विभाग ने कार्यों का निरीक्षण किया और दुकानदारों ने अधिकारियों को ड्रेनेज सिस्टम और सीवर लाइन की मरम्मत का सुझाव दिया। वहीं लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों का कहना है कि परियोजना समय पर पूरी होगी। एक्चुअली क्या है कि ये थोड़ा सा जो निर्माण यहाँ चल रहा है तो उसमें थोड़ा सीसी जो है इसको और थोड़ा ज़्यादा उठाया जा रहा है, 9 इंच इसको बढ़ाया जा रहा है। और दूसरा बहुत बड़ी समस्या एक जो सिविर की है, क्योंकि अब लोड बहुत बढ़ चुका है, तो हमारी मांग है कि ये सिविर भी है जो इस काम के साथ साथ सौंदर्यीकरण के साथ साथ मंदिर का जो सौंदर्यीकरण चल रहा है उसके साथ साथ सिविर को भी बढ़ाया जाए और ये जो 9 इंच ऊंची करी जा रही है जो सीसी करके जो स्थान में, उसको ना किया जाए, ये हमारी मांग है। मैं मानस खंड के अंतर्गत नैना देवी मंदिर का आसपास का और मंदिर का सौंदर्यीकरण का काम चल रहा है, जिसमें लोकल लोक प्रतिनिधियों द्वारा एक डिमांड की गई है कि यहाँ पे सीवर लाइन जो है वो भी इसी के कंस्ट्रक्शन के साथ साथ उसको भी चेंज कर दिया जाए, उसकी कैपेसिटी कम हो गई है। तो इसके लिए एक्शन जल संस्थान से हम बात करके इसको जैसे भी इसका तुरंत निस्तारण कराएंगे। थोड़ा सा ये मिसकंसेप्शन था कि मंदिर के सामने प्रांगण में हाइट बढ़ रही, जबकि उनको अवगत करा दिया गया है कि वो हाइट नहीं बढ़ रही, और पुराना जो सरफेस है उसी को डिसमेंटलिंग करके रीलेइंग करी जाएगी उसी लेवल पर। चमोली में लेखन के क्षेत्र में एक नया कीर्तिमान स्थापित हुआ है जब लेखिका रोशनी पोखरियाल की पुस्तक जीवन की पगडंडियां का लोकार्पण गोपेश्वर नगर पालिका सभागार में हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध लेखक अमरनाथ अग्रवाल ने डिजिटल युग में पुस्तकों के लेखन को महत्वपूर्ण बताया और उत्तराखंड के लेखन परंपरा का उल्लेख भी किया। लेखिका रोशनी पोखरियाल ने कहा कि पहाड़ के जीवन को अपने अनुभवों के आधार पर शब्दों में पिरोने की कोशिश की है, जो कि एक गृहिणी के रूप में चुनौतीपूर्ण था। का मनोबल नहीं बढ़ाएंगे तो कैसे प्रेरणा मिलेगी उनको। अब यहाँ पे बहुत सारे साहित्यकार और महिला साहित्यकार हैं, हमसे कहते हैं कि आप लिखो, गलत लिखो, सही लिखो, छोटा लिखो, बड़ा लिखो, लेकिन लिखो। जब तक नहीं लिखोगे आप कैसे काम करो। अब जैसे कोई महिला है, पहली बार रोटी बना रही, रोटी जलेगी, कच्ची होगी, पक्की होगी, दूसरा नक्शा होगा, अब वो रोटी बनाएगी नहीं तो कैसे बनेगी। आप अगर वो लिखोगे नहीं तो कैसे होगा। तो प्रेरणा की जरूरत है। जो बड़े साहित्यकार है, अपने आप को तथाकथित बड़ा मानते हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि अपने से छोटे लघु साहित्यकारों को प्रोत्साहित करें। गुरुजनों के आशीर्वाद और आप सभी गुरुजनों और मेरे जो सहयोगी हैं, रचनाकार हैं, उनसे मैंने सीखा है और इस तरीके से मैंने लिखना शुरू किया और आज मैं जीवन की पगडंडियां का विमोचन कार्यक्रम आदरणीय गुरुदेव के माध्यम से और आप सभी गुरुजनों के सानिध्य में यह समारोह हो रहा है। का मनोबल नहीं बढ़ाएंगे तो लालकुआं के लाइन पास संजय नगर कॉलोनी और 25 एकड़ कॉलोनी में द हंस फाउंडेशन मोबाइल मेडिकल टीम की ओर से निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें कि लोगों को फाउंडेशन की ओर से मिलने वाली सुविधाओं के बारे में विस्तार से बताया गया। साथ ही स्वास्थ्य के प्रति लोगों को जागरूक भी किया गया। इस दौरान स्वास्थ्य शिविर में ग्रामीणों को सामाजिक सुरक्षा अधिकारी सुरेश भारती ने हंस फाउंडेशन की ओर से संचालित निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में विस्तृत जानकारियां दी। साथ ही कैंप में मौजूद महिलाओं और किशोरियों को मासिक धर्म एवं स्वच्छता पर विस्तृत जानकारियां भी दी गई हैं। का जो उद्देश्य है ग्रामीण समुदाय को एक स्वास्थ्य सेवाएं देना है, क्योंकि लोग एक आर्थिक और सामाजिक रूप से जो कमजोर वर्ग के लोग हैं, जो अपने स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति जागरूक नहीं है, उनके गली मोहल्ले पे जाके, उनके गांव पे जाके हम स्वास्थ्य के प्रति लोगों को जागरूक करते हैं और जितना भी हमारे इस एम्बुलेंस के माध्यम से प्राथमिक उपचार हैं, टेस्ट हैं, जो भी चीजें हैं वो व्यवस्था उन लोगों को हम देने का प्रयास कर रहे हैं। ऊधम सिंह नगर के जशपुर में ड्रग इंस्पेक्टर और पुलिस की संयुक्त टीम ने कई मेडिकल स्टोरों पर छापेमारी की और इस छापेमारी के दौरान कई स्टोरों पर अनियमितताएं पाई गई, जिनके खिलाफ सस्पेंशन और कैंसिलेशन की कार्रवाई की गई है। ड्रग इंस्पेक्टर नीरज कुमार ने बताया कि करीब 7 स्टोरों पर छापेमारी की गई जहां दवाओं के बिल मेंटेन नहीं किए गए थे और स्टोरेज में भी अनियमितताएं पाई गई। बता दें कि ड्रग इंस्पेक्टर और पुलिस की टीम लगातार कार्रवाई कर रही है। 7 मेडिकल स्टोर पर औचक छापेमारी की कार्रवाई की गई है, जिसमें कि मेडिकल स्टोरों पे जो है स्टोरेज
में अनियमितताएं पाए जाने के संबंध में उनको सस्पेंशन, दवाओं के बिल मेंटेन न करने के संबंध में कैंसिलेशन और नमूने लेने संग्रहित करने की कार्रवाई की गई है। 7 मेडिकल स्टोर पर औचक छापेमारी कार्रवाई। रामनगर में अवैध नशे के खिलाफ कोतवाली पुलिस का अभियान लगातार जारी है और अभियान के तहत कोतवाल अरुण कुमार सैनी ने बताया कि मोहल्ला पंबा घेर निवासी आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार करते हुए उसके कब्जे से 20 अवैध नशे के इंजेक्शन बरामद किए। इसके साथ ही आरोपी एक अन्य मामले में भी काफी समय से फरार चल रहा था। कोतवाल ने बताया कि गिरफ्तार किए गए आरोपी के खिलाफ पूर्व में भी कई मामले कोतवाली में दर्ज हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उक्त आरोपी नशे का अवैध कारोबार कर रहा था, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार करने के बाद अब सफलता हासिल कर ली है। कार्य कर रही है। इसी क्रम में हमारे द्वारा एक अभियुक्त जावेद बम्बा खेर निवासी है, जो काफी समय से नशे के कारोबार में लिप्त था तथा हमारे एक अन्य एनडीपीएस के मुकदमे में वांछित था 29 एनडीपीएस एक्ट में, उसको हमारे द्वारा गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार के बाद पूछताछ में उसके द्वारा अपने जहां अड्डे पे वो बेचता था वहां से उसने 20 इंजेक्शन नशे के पुलिस को बरामद कराए हैं और अभियुक्त द्वारा इस नशे के कारोबार से कुछ अवैध संपत्ति भी अर्जित की है, उसकी जानकारी की जा रही है। अभियुक्त को गिरफ्तार कर मारे न्यायालय पेश किया जा रहा है। इसके संबंध में अन्य आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। मसूरी में नाबालिग लड़की से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को स्थानीय लोगों का गुस्सा झेलना पड़ा। दरअसल जब पुलिस कोतवाली से आरोपी को जेल ले जा रहा था, तभी स्थानीय लोगों ने पुलिस की गाड़ी को घेर लिया और आरोपी को पीटने की कोशिश करने लगे, लेकिन पुलिस ने भीड़ को हटाकर आरोपी को पुलिस जीप के अंदर बैठाकर सुरक्षित किया। लोगों का कहना है कि दुष्कर्म करने वाले लोगों के खिलाफ सख्त और तत्काल कार्रवाई करने के लिए कानून बनना चाहिए। अल्मोड़ा के चौखुटिया क्षेत्र में गेवाड़ विकास संघर्ष समिति के नेतृत्व में जनमानस कल्याण समिति, महिला जागृत मंच और अन्य संगठनों के साथ क्षेत्रीय जनता ने अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। क्रांतिवीर चौक से चांदी खेत बाजार होते हुए रामगंगा के आरती घाट तक जुलूस निकाला गया, जिस दौरान जमकर नारेबाजी भी की गई और उप जिलाधिकारी द्वारहाट को ज्ञापन भी सौंपा गया। प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना है कि क्षेत्र के लोग सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य सहित कई मूलभूत समस्याओं को झेल रहे हैं। पिछले 1.5 साल में कई बार सीएम धामी सहित वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात करने के बावजूद भी यहां कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसको लेकर आंदोलन अब तेज किया जा रहा है। आवश्यकता इसलिए पड़ी, हम पिछले 1.5 वर्षों में माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार और माननीय मंत्रियों से 5 बार मिल चुके हैं। चौखुटिया की गेवाड़ विकास समिति की ओर से गेवाड़ की जितनी समस्याएं उन 30 बिंदुओं को लेकर, जिसमें डिग्री कॉलेज में बीएससी बीकॉम पीजी का दर्जा मिले, तड़ाताल को पर्यटन के क्षेत्र में सम्मिलित किया जाए, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में विशेषज्ञ चिकित्सकों की नियुक्ति हो, सहित 30 बिंदुओं को लेकर के हम उनसे मिले। उन्होंने हर बार आश्वासन दिया और 5 बार मिलने के बाद आज तक हमको शून्य भी प्राप्त नहीं हुआ है। पौड़ी के कोट ब्लॉक के बसंतपुर सरकारी अस्पताल अक्सर चर्चाओं में रहता है। स्थानीय लोगों ने विभाग और शासन से कर्मचारियों के ड्यूटी से नदारद होने की शिकायत की थी, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। वहीं राज्य स्थापना दिवस पर इस अस्पताल के दरवाजे बंद नजर आए। जब ग्रामीण यहां पहुंचे तो उन्हें यहां पर ताला लगा नजर आया। स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ता बलवंत सिंह ने बताया कि इस अस्पताल में अक्सर डॉक्टर, फार्मासिस्ट गायब रहते हैं। इनकी शिकायत पहले भी कर चुके हैं, लेकिन विभाग न जाने इन पर क्यों मेहरबान है। गाँव के निवासी थे जिनके कुछ स्वास्थ्य की गड़बड़ होने के कारण जब वो वहाँ पहुँचते हैं, बसंतपुर हॉस्पिटल में पहुँचते हैं, तो उन्हें वहाँ कोई भी कर्मचारी नहीं मिलता है। और ये सिलसिला सिर्फ आज का नहीं है, ये सिलसिला पिछले 4-5 सालों से चलता आ रहा है। जबकि 6 कर्मचारी वहाँ सरकार की तरफ से दिए गए हैं, मगर हमेशा वो 2-2 के रोटेशन पे वहाँ पे चलते हैं। अगर वहाँ डॉक्टर होगा तो वहाँ स्वीपर नहीं होगा, स्वीपर होगा तो डॉक्टर नहीं होगा। इस तरीके से रोटेशन वहाँ चलता है। और अभी मैं सूचना ये भी प्राप्त हुई है कि कुछ दिन पहले भी इसमें एक कंप्लेन की गई थी। 4-5 तारीख का भी एक वाक्य है कि उसमें एक बार पहले भी ये काम हो चुका था कि पेशेंट वहाँ पे गए मगर डॉक्टर की वहाँ पे कोई उपस्थिति नहीं थी, कोई वहाँ पे फार्मासिस्ट नहीं था। जो गाँव के निवासी थे जिनके कुछ स्वास्थ्य। किशनपुर के ग्राम प्रधान प्रवीण बानो का निर्वाचन फर्जी शैक्षिक प्रमाण पत्र के आधार पर निरस्त कर दिया गया। गांव के वाजिद अली ने आरोप लगाया कि 2022 के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में प्रवीण बानो ने कक्षा 8वीं का फर्जी शैक्षिक प्रमाण पत्र पेश किया था, जिसका सोमवार को उप जिलाधिकारी ने सभी पक्षों को सुनने के बाद कड़ा फैसला सुनाया और प्रवीण बानो के निर्वाचन को अमान्य घोषित कर दिया।
अब ग्राम प्रधान पद खाली हो चुका है। किशनपुर जमालपुर ग्राम पंचायत के वित्तीय और प्रशासनिक कार्यों का भार तत्काल प्रभाव से उप प्रधान को सौंप दिया गया है, जो कि अगले आदेश तक इन दायित्वों को संभालेंगे। वहीं उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस के मौके पर हरिद्वार में 11 नवंबर को विशेष दीपोत्सव का आयोजन किया जाएगा। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मुख्य अतिथि के रूप में वहां शामिल होंगे। जिलाधिकारी कलमेंद्र सिंह ने जानकारी दी है कि HRDA हर की पौड़ी में 500 ड्रोन का भव्य और आकर्षक शो प्रस्तुत करेंगे। ड्रोन शो के बाद शहर के सभी घाटों में दीप जलाए जाएंगे। वहीं जिलाधिकारी ने सभी शहरवासियों से अपील भी की है कि वे अपने परिवार, पड़ोसियों और मित्रों के साथ इस ऐतिहासिक उत्सव का हिस्सा भी बने। 11 तारीख को शाम को राज्य स्थापना दिवस समारोह के एक पार्ट के रूप में हम लोग गंगा दीपोत्सव कार्यक्रम करने जा रहे हैं और इसमें हम लोग लगभग 3 लाख से अधिक दिए कुल 52 घाट जो हमारे हरिद्वार शहर के अंदर हैं, इन 52 घाटों पर जलाने जा रहे हैं। और इसमें एक भजन संध्या का भी कार्यक्रम है और ड्रोन शो का भी कार्यक्रम है और इसमें प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी प्रतिभाग करेंगे। तो इस कार्यक्रम की तैयारियों के लिए ही आज ये बैठक हुई है और इसको हमने 9 जोन में बांटा है और 52 सेक्टर में बांटा हुआ है। तो सारे जोनल सेक्टर मजिस्ट्रेट के साथ में, पुलिस ऑफिसर्स के साथ में और बाकी अन्य विभागों के संबंधित जो अधिकारी सबके साथ में आज बैठक की गई है। उसी की तैयारियों के लिए आज कार्यक्रम किया गया। 11 तारीख को शाम को राज्य स्थापना दिवस समारोह के एक पार्ट के रूप में हम लोग गंगा दीपोत्सव कार्यक्रम करने जा रहे हैं और इसमें हम लोग लगभग 3 लाख से अधिक दिए कुल 52 घाट जो हमारे हरिद्वार शहर के अंदर हैं, इन 52 घाटों पर जलाने जा रहे हैं और इसमें एक भजन संध्या का भी कार्यक्रम है और ड्रोन शो का भी कार्यक्रम है और इसमें प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी प्रतिभाग करेंगे। तो इस कार्यक्रम की तैयारियों के लिए ही आज ये बैठक हुई है और इसको हमने 9 जोन में बांटा है और 52 सेक्टर में बांटा हुआ है। तो सारे जोनल सेक्टर मजिस्ट्रेट के साथ में, पुलिस ऑफिसर्स के साथ में और बाकी अन्य विभागों के संबंधित जो अधिकारी सबके साथ में आज बैठक की गई है। उसी की तैयारियों के लिए आज कार्यक्रम किया गया। उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेलों के आयोजन की तिथि को भारतीय ओलंपिक संघ ने अंतिम मुहर लगा दी है। ये खेल 28 जनवरी से 14 फरवरी तक आयोजित किए जाएंगे और खेलों के सफल आयोजन को लेकर 5 समितियों का भी गठन किया गया है। इसमें गेम्स टेक्निकल कंडक्ट समिति GTCC का गठन होने से राष्ट्रीय खेलों के दौरान आयोजित होने वाली स्पर्धाओं और उनके आयोजनों स्थलों को लेकर अंतिम निर्णय लिया जा सकेगा। वहीं इसको लेकर खेल विशेष प्रमुख सचिव अमित सिन्हा ने कहा कि हमारी तैयारियां 100% पूरी हो चुकी हैं, बस तैयारियों का अंतिम रूप दिया जा रहा है। हमारी तैयारियां 100% है, पूरी तैयारी हो चुकी है। हम लोग उसके अब फिनिशिंग टचेस में चल रहे हैं और जैसे ही GTCC आ जाती है गठित, और यद्यपि GTCC का अनाउंसमेंट हो चुका है, वो जैसे ही कमेटी आती है, कमेटी के साथ हम लोग बैठकर बाकी और निटी-ग्रिटी जो है वो तय कर लेंगे और बहुत अच्छे तरीके से हम लोग 28 जनवरी से शुरू होने वाले राष्ट्रीय खेल को आगाज करेंगे। हमारी तैयारियां 100% है, पूरी तैयारी हो चुकी। चमोली के खेल मैदान गोपेश्वर में ब्लॉक स्तरीय खेल महाकुंभ का आगाज हो चुका है और आगामी 3 दिनों तक चलने वाले इस खेल महाकुंभ में एथलेटिक्स, वॉलीबॉल, कबड्डी, खो खो सहित तमाम खेल खेले जाएंगे। खेल मैदान गोपेश्वर में आयोजित खेल महाकुंभ का शुभारंभ जिला पंचायत अध्यक्ष रजनी भंडारी और पूर्व कैबिनेट मंत्री राजेंद्र भंडारी ने किया। उन्होंने खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए उनका उत्साहवर्धन किया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना भी की। मुख्य अतिथि रजनी भंडारी ने कहा कि इस तरह के आयोजनों से प्रतिभाएं निकलकर सामने आती हैं। का यहाँ पर आयोजन किया जा रहा है। इससे पूर्व हमारी इस विकासखंड की 4 न्यायिक पंचायतों पे आयोजन हुए। वहाँ पर जो भी छात्राएं इसमें प्रथम स्थान पाए हैं, आज वो ब्लॉक स्तर पर ये यहाँ पे भाग ले रहे हैं। आज यहाँ पे ब्लॉक स्तर पे ओपनिंग डे में अंडर 14 की प्रतियोगिता चल रही है। विभाग को और सरकार को बहुत बहुत बधाई देती हूँ, क्योंकि हमारे प्रतिभावान बच्चे आगे बढ़े और खेल में अपने नाम को आगे बढ़ा रहे। चमोली जिले का नाम आज देश के अग्रणी क्षेत्र में आता है, चाहे मानसी नेगी हो, चाहे परमजीत बिष्ट हो, चाहे तमाम जो हमारे खिलाड़ी हैं, हमारे जो बच्चे हैं वो आगे बढ़े। इस हमारे लिए गर्व की बात। आज हमारा ब्लॉक स्तरीय खेल महाकुंभ का यहाँ पर आयोजन लालकुआं में गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने प्रथम पातशाही श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश उत्सव के पर्व पर नगर में 30वें दिन भी प्रभात फेरी का शुभारंभ श्री गुरुद्वारा लालकुआं से शुरू होकर मुख्य विभिन्न मार्गों से होते हुए बजरी कंपनी कॉलोनी पहुंचे।
जहां बजरी कंपनी की संगत ने सभी संगत को जलपान कराया, जिसके बाद बजरी कंपनी से चलकर श्री गुरुद्वारा साहिब में प्रभात फेरी पहुंचने पर इसका समापन किया गया। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी द्वारा हर वर्ष गुरु नानक देव जी के प्रकाश उत्सव पर 5 दिवसीय प्रभात फेरी का आयोजन किया जाता है। नवंबर को बड़े धूमधाम से मनाया जाएगा, पूरे देश में मनाया जाता है। और हम लोग नगर कीर्तन जो यहाँ हो रहा है, ये उसके 5 दिन पहले 5 प्रभात फेरी निकालते हैं और नगर नगर घूमते हैं, जिससे कि आपसी सौहार्दपूर्ण वातावरण बनता है और आपसी गुलदस्ता जो होता है हिंदू सिख ईसाई का, तो उसलिए हम लोग प्रोग्राम निकालते हैं। और 13 तारीख तक निकलेगी। ये 3 प्रभात फेरी हो चुकी है, 2 और बाकी हैं और 2 जो हैं उसके बाद 13 तारीख को गुरुद्वारा साहब में अखंड पाठ रखा जाएगा, 15 को समाप्ति होगी। न्यूज अपडेट में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए TV24। शुभ रात्रि।